नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, वह है मानवाधिकार के लिए राष्ट्रीय आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? क्रिटिकली एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर इट्स मेजर चैलेंजेस? दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन (NHRC) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अब इसकी हम संरचना पढ़ लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार NHRC की संरचना इस प्रकार है। अध्यक्ष: एक अध्यक्ष होता है जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। सदस्य: सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त या सेवारत मुख्य न्यायाधीश। 3 सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, इनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। और पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर। विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। दोस्तों, अब हम इनकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ लेते हैं। NHRC ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर कुछ आलोचनाएं भी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सकारात्मक पहलू पढ़ लेते हैं। जागरूकता बढ़ाना: NHRC ने मानवाधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रकाशनों के माध्यम से इसने मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा दिया है। शिकायतों का निपटान: आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने की सिफारिश करता है। इसने कई महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप भी किया है। सरकार को सिफारिशें: NHRC मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करता है। संवैधानिक और कानूनी समीक्षा: यह मौजूदा कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानवाधिकारों के अनुरूप हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन करता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देता है। स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो लेने की शक्ति: आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्वयं संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है, जिससे यह सक्रिय रूप से कार्य कर पाता है। जेलों का दौरा: NHRC जेलों और निरोध गृहों का दौरा कर वहां के कैदियों की स्थितियों का अध्ययन करता है और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें करता है। दोस्तों, अब हम इसके नकारात्मक पहलू या जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। NHRC को अक्सर एक दंतविहीन बाघ टूथलेस टाइगर कहा जाता है, क्योंकि इसकी कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है सिफारिशों की गैर बाध्यकारी प्रकृति। NHRC की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसकी सिफारिशें सरकार या संबंधित अधिकारियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है। सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे आयोग के निर्णयों का वास्तविक प्रभाव सीमित हो जाता है। अगला पॉइंट है सीमित क्षेत्राधिकार। सशस्त्र बलों के मामले: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत NHRC की सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सीमित भूमिका है। यह केवल केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिशें कर सकता है, लेकिन इन मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकता है। 1 वर्ष की समय सीमा: आयोग केवल उन मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है जो घटना की तारीख से 1 वर्ष के भीतर रिपोर्ट किए गए हों। इससे कई पुराने लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में कार्यवाही नहीं कर पाता। अगला पॉइंट है जांच शक्तियों का अभाव। आयोग के पास अपनी कोई स्वतंत्र और सशक्त जांच एजेंसी नहीं है। यह मुख्य रूप से सरकार की जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है, जिससे जांच की निष्पक्षता और गति पर सवाल उठ सकते हैं। अगला पॉइंट है संसाधनों की कमी। NHRC अक्सर पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी का सामना करता है, जिससे इसकी कार्यप्रणाली और दक्षता प्रभावित होती है। कर्मचारियों की कमी और विशेषज्ञता का अभाव इसकी जांच क्षमता को कमजोर करता है। अगला पॉइंट है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। यद्यपि नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, फिर भी यह आरोप लगते रहते हैं कि सरकार का इसमें अत्यधिक प्रभाव होता है। इससे आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्यों में मानवाधिकार आयोगों की स्थिति। कई राज्यों में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, वो या तो निष्क्रिय हैं या उनके पास पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन नहीं हैं
जिससे राष्ट्रीय आयोग पर बोझ बढ़ता रहता है। अत्यधिक न्यायिक चरित्र। आयोग की संरचना में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व होता है, जो इसे एक न्यायिक संस्था का रूप देता है। यह इसे मानवाधिकारों के व्यापक दायरे जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर सक्रिय रूप से कार्य करने से रोक सकता है। अगला पॉइंट है निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन। एनएचआरसी का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से राज्य या सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकारों उल्लंघनों तक सीमित है। यह निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किए गए उल्लंघनों को सीधे संबोधित नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है जन जागरूकता की कमी। अभी भी बड़ी संख्या में लोग एनएचआरसी की भूमिका, शक्तियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में उससे संपर्क करने के तरीके से अनभिज्ञ हैं। खासकर ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में जन जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कार्यभार। आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की भारी संख्या प्रभावी और समयबद्ध जांच और निपटान में बाधा डालती है। तो दोस्तों अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने पीड़ितों को न्याय दिलाने और मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। हालांकि अपनी सिफारिशों की गैर बाध्यकारी प्रकृति, सशस्त्र बलों के मामले में सीमित क्षेत्राधिकार, जांच शक्तियों का अभाव और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक। मानवाधिकार के लिए राष्ट्रीय आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।